अच्छा, और मैं फिर से बोल रही हूँ, क्लास के बीच में सब बच्चे क्या करेंगे, अपने माइक को बंद रखेंगे। अगर मैं बोल रही हूँ किसी को अनम्यूट करने के लिए, तभी आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे, है ना। और सभी ने पोल में जाकर ही आंसर करना है। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, ठीक है। और सभी को पता है ना, पोल में जाकर आंसर करना है। चलो शाबाश। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद जाकर ही आंसर करना, जल्दी नहीं करना। आराम से 1 मिनट का टाइम दूंगी मैं क्वेश्चन को करने के लिए। 1 मिनट है आपके पास, नोटबुक और पेन पर ही सॉल्व करना है। नोटबुक और पेन पर आकृति भी बनाकर देखो क्या दिया गया है, क्या आपको निकालना है। सुजाता, इस तरह बैक कैमरा करके आंसर नहीं दिखाना है। जब अगर मैं बोलूँ ना आंसर दिखाने के लिए, तभी दिखाना है, क्योंकि अभी बाकी सब बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व। ऐसे तो चीटिंग हो जाएगी ना। चैट बॉक्स भी इसीलिए बंद करती हूँ मैं, ताकि एक दूसरे के आंसर आपको ना पता चले। आप लोग खुद से ओके ट्राई मैम, करो। सॉरी। हाँ, नेक्स्ट टाइम से नहीं करना। ओके मैम। ठीक है, तो आपको समकोण त्रिभुज में क्या क्या दिया गया है। आधार दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब लंब ज्ञात करना है। ये जब हम शीर्ष लंब भी पढ़ रहे थे, तब भी मैंने बताया था, त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है उसे ही हम ऊंचाई भी कहते हैं। हम्म। चलो, जितने बच्चे हो क्लास में एटलीस्ट प्रैक्टिस ट्राई तो करो नोटबुक पर। क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय अब तक सभी को पता होगी क्या होती है। सभी बच्चे जो भी क्लास में एंटर हुए हैं। चलो, मैं भी चैट बॉक्स खोल रही हूँ, बताओ कैसे किया क्वेश्चन। चैट बॉक्स में स्टेप्स लिखोगे आप सब। आंसर नहीं लिखना है, स्टेप्स लिखो। देखो, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें दिया क्या गया है, हमें निकालना क्या है, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज ही बना रही थी, क्योंकि आपको क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। अब उस समकोण त्रिभुज में आपको क्या दिया गया है, आधार और कर्ण। कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो कर्ण आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और आधार आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लो इनको नाम भी दे दो, आप त्रिभुज को ABC नाम दे दो, है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आपको पता है समकोण त्रिभुज है, दो भुजाएं दी गई है, तीसरी भुजा निकालनी है। तो तीसरी भुजा को हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ये सबको पता है ना, यहाँ तक ये बताओ। कोई बच्चा ऐसा है जिसको पाइथागोरस प्रमेय नहीं पता है? सभी को पता है ना। अब जल्दी जल्दी बताओ, कर्ण कितना दिया गया है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे जो जो मैं पूछ रही हूँ, कर्ण कितना दिया गया है। ओके अनु, तो ये है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में इस्तेमाल होती है, अगर हमें दो दो भुजाएं दी गई हैं और तीसरी भुजा में निकालनी है ना। तो उसमें क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। यही पाइथागोरस प्रमेय है। तो अब देखो, यहाँ पे 90 डिग्री की सामने वाली भुजा जो आपको क्वेश्चन में भी दिया गया है, कर्ण कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो कर्ण की जगह आप 5 लिख दोगे। 5 का वर्ग बराबर है, क्वेश्चन में आधार कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो 3 का वर्ग और लंब मतलब ऊंचाई आपको निकालनी है। तो इसको, ये BC है, आपको भी पता है ना ये BC है। ये वाली जो भुजा है ये BC है, ये आपको निकालनी है, तो हमने यहाँ पर BC लिख दिया। अब जल्दी से बताओ 5 का वर्ग कितना होता है। सभी बच्चे बताएंगे 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है।
सभी को पता होना चाहिए 5 का स्क्वायर 25 होता है। वेरी गुड वेरी गुड। 3 का स्क्वायर भी बताओ। 9 होता है। वेरी गुड। और इसे हम एज इट इज रखेंगे, अभी इधर ही रखेंगे। अब ये जो 25 है, इसको इधर ही रखते हैं क्योंकि हमें बी सी स्क्वायर का मान चाहिए। ये जो 9 है इधर प्लस का है, दूसरी साइड आकर माइनस का हो जाएगा। और यहाँ बचा हमारे पास बी सी स्क्वायर। जल्दी से 25 माइनस 9 करो। अच्छा, तो गड़बड़ यहाँ हुई है, आपने 25 प्लस 9 कर दिया। नहीं, 25 माइनस 9 होगा। 20, ये 9 इधर प्लस का है, दूसरी साइड आकर ये माइनस का हो जाएगा। 25 माइनस 9 करो 16। 16 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, या फिर इसको मैं लिख दूं बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, है कि नहीं? तो यहाँ से बी सी कितना आ गया? बी सी इज इक्वल टू वर्गमूल 16 या अंडर रूट 16। मेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है? कौन है राजकुमार के नाम से? क्या नाम है आपका? अनम्यूट करके बताओ। अनम्यूट करो अपने आप को, राजकुमार के नाम से जो है। हाँ, अनम्यूट करके बोलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या नाम है आपका? अच्छा चलो ठीक है, मैं भी अपनी साइड से थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। अगर ऐसा है कि आपको बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है तो एक बार क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन कर लो। अगर तब भी नहीं आती है फिर बताना, ठीक है? एक बार क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन कर लो। अगर तब भी नहीं आती है फिर मुझे बताना, फिर मैं देखती हूँ। ठीक है, तो अब जल्दी से बताओ वर्गमूल 16 कितना होता है सभी बच्चे? अच्छा, तो इसीलिए आपने सोचा 8 होता है, इसीलिए कुछ बच्चों ने सी चुना था। नहीं, जब हम 4 को 4 से गुणा करते हैं तब आता है ना 16, है ना? तो 16 का वर्गमूल 4 हुआ ना कि 8 हुआ, ये बताओ। 4 हुआ या 8 होगा? 4 होगा। वेरी गुड। तो इसका मान कितना आया? 4 सेंटीमीटर। अब समझ आया सबको पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं? सभी को समझ आया? हाँ, अभी पिछली क्लास में हमने काफी सारे क्वेश्चन इसके कर लिए थे, वो आगे पढ़ेंगे। ये बताओ, ये समझ आ गया ना पाइथागोरस प्रमेय और किस तरह से सॉल्व करते हैं? देखो, आप लोगों को ये पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या है, आपको ये भी पता है किस तरीके से हम वैल्यूज भरते हैं। बट आप गड़बड़ कहाँ करते हो? प्लस माइनस करने में गड़बड़ करते हो, अंडर रूट निकालने में गड़बड़ करते हो, स्क्वायर करने में गलतियां करते हो, जो गलतियां नहीं करनी है। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या है, क्या आधार है, क्या लंब है और क्या कर्ण है। उसके बाद मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, आपको बेसिक चीज पता है, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी है, बहुत संभल के कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, चलो सबको समझ आ गया है, तो बिल्कुल इसका आंसर था ए, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्लियर? चलो चलो, ऐसे ये क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ। अगर मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, ये एक मैंने बना दिया समकोण त्रिभुज, ये रहा। इसमें बताओ कर्ण क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा? क्या होगा जल्दी से बताओ। क्यू आर या पी आर? क्यू आर होगा। वेरी गुड। 90 डिग्री का एंगल जहां बन रहा है, समकोण जहां बन रहा है, उसके सामने वाली भुजा। वेरी गुड वेरी गुड, याद रखना है ये, ठीक है? चलो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सर्वांग समता। पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ने वाले हैं सर्वांग समता। तो सर्वांग समता क्या होता है? यदि किन्हीं दो वस्तुओं का आकार और आकृति समान है तो वे दोनों वस्तुएं क्या कहलाती हैं? सर्वांग होती हैं एक दूसरे की। उनका आकार और आकृति दोनों चीजें अगर सेम है तो वो दोनों वस्तुएं सर्वांग कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक पेंसिल है, ये दूसरी पेंसिल है। इन दोनों पेंसिलों की मतलब बिल्कुल सेम है दोनों पेंसिल, ना इनकी लंबाई अलग है, ना चौड़ाई अलग है, ना इनका डिजाइन अलग है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये दोनों पेंसिल्स क्या हुई? एक दूसरे की सर्वांग सम हुई। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ये दोनों वस्तुएं क्या हुई? एक दूसरे की सर्वांग सम
हुई। और फिर क्या होता है, अगर दो वस्तुएं सर्वांग है उस, नहीं नहीं नहीं, पैरेलल नहीं कहेंगे, पैरेलल तो अलग चीज हो गई ना। देखो पैरेलल क्या होता है, दो, जो दो चीजें कभी भी नहीं मिलेंगी, अगर आप इन लाइंस को देख रहे हो वो नहीं, दो वस्तुएं। पैरेलल बिल्कुल अलग चीज हो गई, ठीक है। तो जब दो वस्तुएं जो सर्वांग सम होती है, इस संबंध को हम सर्वांग समता कहते हैं। अभी आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लो दो बुक्स हो गई, आप एग्जाम्पल देखो, ये दो बुक्स हैं, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स क्या हुई, सर्वांगसम हुई। ऐसी दो बुक्स का एग्जाम्पल तो जो बिल्कुल सेम है, कोई दे सकता है? ऐसी दो बुक्स बताओ जो बिल्कुल सेम है, कोई दे सकता है? अपने आसपास देख के, अपने क्लास में देखो, कहीं पर भी देखो, बता सकता है कोई सर्वांगसम बुक्स, सर्वांगसम किताबें? अच्छा, मैथमेटिक्स बुक, ठीक है। मुझे ये बताओ, जो आपकी 9th क्लास की मैथ्स की बुक है और 8th क्लास की जो मैथ्स की बुक है, क्या वो सर्वांगसम होंगी? नहीं होंगी। तो सेम बुक आपकी क्लास में, जैसे आपको जो नीव की किताब मिली हुई है ना, चाहे वो कोई सी भी किताब हो, तो जितने भी बच्चों के पास है वो बिल्कुल सेम सेम है, तो वो सर्वांगसम होंगी। बिल्कुल, किसी ने बीच में बोला था, अनु ने बोला था बीच में कि हमारे जो हैंड है वो सर्वांगसम है। बिल्कुल ठीक जवाब। देखो सर्वांगसम आप कैसे देख सकते हो, अगर आपको, अब अगर आप एक बुक को दूसरी बुक के ऊपर रख रहे हो, तो वो एक दूसरे को बिल्कुल पूरी तरह से ढक रही है ना, पूरी तरह से ढक रही है, एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर रही है, तो इसका मतलब वो दोनों बिल्कुल सेम है, उनकी आकृति बिल्कुल सेम है, उनका आकार बिल्कुल सेम है। इसी तरह हमारे जो हाथ हैं, ये बिल्कुल सेम है। अगर हम एक हाथ को दूसरे हाथ के पीछे रखेंगे, इस तरह से ऊपर रखेंगे, तो ये पीछे वाले हाथ को एकदम से ढक देगा। हाँ, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही जितनी भी आपके पास पेंसिल्स हो सकती हैं, है ना, जो सेम सेम कंपनी की होती हैं, मतलब बहुत सारी चीजें जो सेम मॉडल, जैसे मोबाइल फोन होते हैं, मोबाइल फोन जो सेम मॉडल के होंगे, है ना, वो सर्वांगसम होंगे। हम्म। स्केल्स जो आती हैं, बिल्कुल ठीक, स्केल्स जो आती हैं देखो दो डिक्शनरीज, अब डिपेंड करता है, वो डिक्शनरीज अगर सेम, बिल्कुल सेम है, तभी सर्वांगसम होंगे। अब अगर एक है मान लो जिसके अंदर जो इतनी पतली है, इतनी छोटी छोटी भी आती है, पॉकेट डिक्शनरीज भी आती है, और एक बहुत बड़ी बड़ी वाली डिक्शनरीज भी आती है कि नहीं? तो डिपेंड करता है ना, वो दोनों सेम होनी चाहिए बिल्कुल, वो तभी। हाँ, जैसे मास्क जो बनते हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, जो मास्क, डिस्पोजेबल मास्क मास्क जो यूज होते हैं, वो बिल्कुल सेम शेप के होते हैं, सेम आकृति के होते हैं। समझ आया? तो सर्वांग समता क्या होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मान लो आपका 9th क्लास का टेबल है, आपके 9th वाले क्लासरूम में रखा रहता है, और ये मान लो 10th वाली जो क्लास है आपके स्कूल में, ओके ललिता, ये जो आपकी 10th क्लास है उसमें रखा रहता है, और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग मॉडल के हैं, ठीक है। ये मान लो इसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है, इसकी ऊंचाई थोड़ी कम है ना, भले ही दिखने में सेम हो, इनकी लकड़ी बिल्कुल सेम हो, बट इनकी ऊंचाई में मान लो अगर फर्क है, तो ये क्या होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। टिफिन बॉक्स भी डिपेंड करता है कि आप बिल्कुल सेम ले रहे हो तभी, है ना। हाँ, अब जैसे यहाँ पर आप चेयर देख रहे हो, ये चेयर बहुत छोटी नजर आ रही है, और ये बड़ी है इससे, है ना, तो ये बिल्कुल अलग अलग है, तो ये दोनों सर्वांगसम नहीं। इनके देखो, इनका आकार बिल्कुल सेम है, बट इनका साइज बिल्कुल अलग अलग है। हाँ, मतलब वो सेम होने चाहिए। समझ आया ना कि क्या होता है सर्वांगसम होना दो आकृतियों का? यस, आपके स्कूल में जितने भी ब्लैक बोर्ड लगे होंगे वो ज्यादातर सेम ही होंगे, उनकी लंबाई और चौड़ाई, उनपे हुआ हुआ कलर सब सेम होगा, तो इसे ही हम सर्वांग समता कहते हैं, ठीक है। सर्व अंग समता मतलब जिनके सारे अंग समान हैं, अगर आप उसको तोड़कर देखो तो। हाँ, आपके क्लासरूम में जितने भी बेंचेस होंगे वो सब सेम होंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो समझ आया ना, समझ आया सर्वांग समता क्या होती है? यहाँ तक सबको समझ आया? पहले ये बताओ, बेसिक चीज है ना। चलो, अब सर्वांग समता पढ़ लिए। अब तल आकृतियों की सर्वांग समता मतलब जो हमारे प्लेन पर आकृतियां हम बनाते हैं, जैसी आकृतियां हमने पढ़ी हुई थी, अगर किन्हीं दो आकृतियों का आकार समान है तो वे दोनों आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर त्रिभुज में देख रहे हो, आपको यहाँ पर दो तरह के त्रिभुज नजर आ रहे हैं, ए बी सी। यहाँ पर एक त्रिभुज है पी क्यू आर। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, ए बी की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर है, एक 2 सेंटीमीटर है। चलो इसकी तीनों भुजाएं लिख लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर।
और इधर वाले त्रिभुज की भी लिखो तो 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो इसकी जो तीनों भुजाओं की लंबाई है वही इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई है। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर ये दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। हाँ, डोर भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, जो ऐसे मतलब ऐसे खुलने वाला जो डोर होता है उसमें दोनों डोर अगर सेम है तो ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, क्योंकि इनकी जो तीनों भुजाएं हैं वो आपको बिल्कुल समान नजर आ रही है, बिल्कुल इक्वल है। ये सबको पता चला, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, चलो अब मैं क्या करती हूँ ना, मैं इसी त्रिभुज को दूसरी तरीके से बनाती हूँ। अब आपने ये वाला त्रिभुज नहीं देखना है, मैं इसी त्रिभुज पी क्यू आर को थोड़ा अलग करके बनाती हूँ। अब आप मुझे बताना ये सर्वांगसम है या नहीं है। चलो अब बताओ कि क्या ये वाला त्रिभुज और ये वाला, इसको भूल जाओ अभी। अब बताओ एबीसी और पीक्यू आर सर्वांगसम है। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं है। हम्म, है नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, बस इसको थोड़ा सा त्रिभुज को घुमा दिया है। आप ऐसा समझ लो, देखो मान लो ये, ऐसा मान लो कि ये दो दो पेन है और सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। यहाँ पर मेरे पास अलग अलग है बट मान लो कि सेम है। ठीक है, एक को मैंने ऐसे रखा है, एक को मैंने ऐसे करके रखा है। तो बताओ क्या ये सर्वांगसम है। ऐसा मान के चलो कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये दो पेन बिल्कुल सेम है, ऐसा मान के चलो। एक को मैं इस तरह से लिटा के रख दूं और एक को मैं ऐसे सीधा करके रख दूं, तभी भी आप कहोगे ना कि ये सर्वांगसम है इनकी। आप ये तो चीज नहीं बदल जाएगी ना कि ये दोनों सेम नहीं है। वही चीज मैंने यहाँ पर करी है। त्रिभुज पी क्यू आर को देखो, बस थोड़ा सा मैंने घुमा दिया है। पर अगर अभी आप इसकी भुजाएं देखोगे ना, तो अभी भी क्या है, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अभी भी भुजाएं इसकी बिल्कुल सेम है, बस मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया है ना। वापस से आप इसको घुमाओगे, एबीसी के ऊपर रखोगे तो ये एबीसी को पूरी तरह से ढक देगा। इमेजिन करके देखो थोड़ा, पीक्यूआर को थोड़ा सा घुमाओगे, 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के ऊपर अगर 3 सेंटीमीटर वाली भुजा है, 2 सेंटीमीटर वाली भुजा के ऊपर अगर 2 सेंटीमीटर वाली भुजा है, तो एक दूसरे, दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक देंगे ना। अब बताओ ये दोनों सर्वांगसम होंगे ना, समझ आया। तो डिपेंड तो जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह से दी हो, आपको ऐसे उल्टी करके भी दे दी हो। मान लो ये उल्टी करके दे दी, ये दे दिया पी क्यू आर। बस आपको क्या देखनी है, आपको भुजाएं देखनी है पहले। ठीक है, आपको देखना है कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से ढक रहा है या नहीं ढक रहा है, दोनों की आकृति बिल्कुल समान है कि नहीं समान है ना, समझ आया। अच्छा, अब त्रिभुजों की हम सर्वांग पढ़ते हैं। अब जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर ए बी 4 सेंटीमीटर है, पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, ए सी 3 सेंटीमीटर है तो पी आर 3 सेंटीमीटर है, बी सी 2 सेंटीमीटर है, क्यू आर दो मैम सेंटीमीटर है। हमारी तो हम प्रेजेंट क्या नहीं है। लिखेंगे, क्या हुआ, क्या हुआ ललिता, कुछ बोल रहे हो ललिता। चैट बॉक्स में लिख दो क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। तो मैम चैट बॉक्स में लिख दो, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप क्या बोल रहे हो। मैम हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, अब देखो क्योंकि आपको ये पता चल गया कि इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के बराबर है, मतलब ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज जो है इनकी आकृतियां बिल्कुल समान है। हम्म, हाँ हो सकता है। तो इनकी आकृति बिल्कुल समान है, इनका आकार बिल्कुल समान है, तो हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो आप क्या लिखोगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, त्रिभुज पी क्यू आर के, इतना बड़ा लिखोगे नहीं। जैसे कि आपको पता है मैथ्स में हर चीज का एक सिंबल बना लेते हैं, हर चीज की एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। तो सर्वांगसम को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दो इक्वल वाले साइन और उसके ऊपर से ये वाला साइन।
जहां पर भी आपको ये वाला साइन, अच्छा ठीक है, जहां पर भी आपको ये वाला साइन मिलेगा तो इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। आपने देखा कि जो त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज पी क्यू आर है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये दोनों सर्वांगसम है, तो आप इस तरीके से उसको दिखाओगे। दोबारा समझा देती हूँ मैं। देखो, ये है त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर आपको एक त्रिभुज ट्राइंगल दिया गया है पी क्यू आर। अब आपने यहाँ पर देखा कि इसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर है, एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक भुजा 2 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर भी आपने देखा एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो मतलब ये दोनों, इन दोनों की आपको बिल्कुल सेम आकृति नजर आ रही है, इनकी शेप बिल्कुल सेम है ना? इनकी शेप बिल्कुल सेम है, तो ये क्या है? सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, हम वो सीखेंगे आपको। अच्छा, ये पता चल गया ना कि ये दोनों सर्वांगसम है, ये पता चल गया। लिखने का हम अभी देखेंगे, पहले ये बताओ, ये समझ आया कि ये दोनों सर्वांगसम है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है सभी को, है ना? अब हम इसको लिखने का देखते हैं, लिखेंगे कैसे? नो मैम। लिखने का देखेंगे, लिखेंगे कैसे? चैट बॉक्स में लिखो सभी। हाँ, समझ आया? ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ। मैम मेरे देखो, को फिर से बताना। ये आपको समझ आया ना, कॉन्ग्रुएंट फिगर जो सर्वांग समता है वो क्या होती है? कोई भी दो आकृतियां, उनके अगर आकार सेम है, आकृति सेम है, तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। हाँ, दोबारा समझा लेते हैं, दोबारा समझ लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको दो त्रिभुज दे दिए हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, मुझे बस इतना बताओ कि क्या ये दोनों बिल्कुल एक से त्रिभुज हैं? इतना बताओ बस। क्या आपको देखने से लग रहा है कि ये दोनों एग्जैक्ट सेम है? यस मैम। बिल्कुल सेम है, जैसे आप मैम आपकी आवाज यस सुनाई नहीं मैम। दे रही। देखो, अनम्यूट करके नहीं बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। बिल्कुल भी नहीं आ रही है? मंजीत के नाम से जो है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है मेरी आवाज? मैम बिल्कुल कम आ रही है, बिल्कुल आखिरी की। देखो, मुझे भी आपकी आवाज ना कट कट के आ यस रही है। मैम। यस मैम नहीं आ रही आवाज। एक बार क्लास, मैम अभी भी आपकी आवाज देखो कट बच्चों, कट फिर के आ आप, रही है। अच्छा किस किस को मेरी आवाज कट कट के आ रही है, एक बार चैट बॉक्स में लिखो। मैं देख लेती हूँ यहाँ से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। मैम आपकी बिल्कुल स्लो आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, स्लो आ रही है तो मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, एक मिनट रुको। आपकी कट कट की आवाज आ जाती है जब तभी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, और ऐसा भी रखना, अपने माइक को बंद भी रखना, अगर आपको मेरी आवाज बीच में मतलब थोड़ी सी आवाज कट रही है या कुछ, तो एकदम मैम चैट, आवाज कम आ रही है। ठीक है, मैं और जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। और अगर कट कट की आवाज आ रही है तो एक बारी क्लास को कट करके फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक है? और बाकी मैम सब मैंने म्यूट कट रखो। करके दोबारा भी कर लिया, फिर भी आपकी बिल्कुल स्लो आ रही है। तेज बोल रहे हो जब भी स्लो ही आ रही है। तो फिर आप, बेटा आप है ना अपना माइक है ना म्यूट रखो, सब है ना, सबको आवाज आ रही है, हम लोगों को भी क्लियर आ रही है, हमने भी क्लास ज्वाइन करा हुआ है वंदी की तरफ से। आपका नेटवर्क इशू क्या होता सर? है, वरना बहुत क्लियर आवाज आ रही है। नेटवर्क इशू हो सकता है आपकी तरफ से, ठीक है? आप बीच में ना बार बार ना बोले, डिस्टर्ब होता है मैम को भी ना, बार बार बोलेंगे तो वो अपना ट्राई कर रही है थोड़ा तेज बोलने की, बट वॉइस क्लियर है सबको। नेटवर्क इशू होता है ना बीच बीच में सबका, तो वो वॉइस ब्रेक होती है, ऐसा लगता है कम वॉइस आ रही है। हाँ, और आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हो कि घर में किसी और जगह जाकर बैठो, तो शायद वहां पर नेटवर्क अच्छा है, तो आप शायद वहां पर आपको अच्छी आवाज आएगी। ठीक है? हाँ चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी ये बताओ मुझे कि आपको देखकर लग रहा है ये दोनों जो त्रिभुज हैं, ये दोनों ट्राइंगल जो है बिल्कुल सेम है? कोई फर्क है इनमें? इनके नाम को नहीं देखना, बाकी कोई फर्क है? इतना पता है? इतना पता चल रहा है आपको देख के? इसकी जो 3 भुजाएं हैं वो इसकी 3 भुजाओं के बराबर है, आपको देख के ही पता चल रहा है। तो बस
अगर ये समझ आ गया तो इसका मतलब ही यही है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अगर आपको देख के ये पता चल रहा है ना कि ये दोनों डिट्टो सेम है एक दूसरे को, अगर हम एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखेंगे वो दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से ढक देगा, है ना। हाँ, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, अब इनको लिखते कैसे हैं वो सीखेंगे। इतना समझ आया कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम त्रिभुज है, इतना सबको समझ आ गया होगा। ओके, वेरी गुड। अब हम लिखना सीखेंगे। देखो लिखना कैसा है वो ध्यान देंगे सभी पहले। तो अब क्या करेंगे, ये त्रिभुज ए बी सी है, ये किसके सर्वांगसम है? सर्वांगसमता का निशान कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा, पहले दो बराबर है वाले निशान, ऊपर से ये वाला निशान। तो इसका मतलब क्या है? सर्वांगसम। ठीक है, जैसे हम त्रिभुज को इस तरह से दिखाते हैं ना, ऐसे बनाकर दिखा देते हैं, पैरेलल लाइंस को ऐसे बनाकर दिखा देते हैं, लंब को ऐसे बनाकर दिखा देते हैं। तो इसी तरह सर्वांगसम मतलब कॉन्ग्रुएंट को हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं, इस निशान से दिखाते हैं। ठीक है रिया, इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, बता तो रही हूं मैं साथ साथ। तो बस ये निशान है, तो हम कैसे लिख देंगे? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर। अब पी क्यू आर हमने क्यों लिखा? देखो ए बी की लंबाई बताओ मुझे कितनी है? ए बी किस भुजा के बराबर है, कौन सी साइड के बराबर है? ए बी कौन सी साइड के बराबर है? पी क्यू के बराबर है। तो देखो हमने नाम कैसे लिखा है, हमने लिखा है ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। हमने पी क्यू आर ही क्यों लिखा? हमने क्यू आर पी या कोई और नाम क्यों नहीं लिखा? इसको हम पी क्यू आर भी लिख सकते थे, इसको हम क्यू आर पी भी लिख सकते थे, इसको हम आर पी क्यू भी लिख सकते थे। हमारी मर्जी है ना, त्रिभुज को कैसे भी नाम लें, है ना। बट हमने इसको पी क्यू आर ही क्यों लिखा, हम वो देखेंगे। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, लगाओ चार्जिंग पर। अब देखो आपने बोला कि ए बी और पी क्यू बराबर है, तो क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ए बी आ रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले पी क्यू आएगा। ठीक है, अब उसके बाद और देखेंगे हम कैसे। हाँ उसके बाद चलो वो भी देखेंगे, ये बराबर आ रहा है तो इस तरीके से देखेंगे। अब आप पहले क्या करो, सबसे इजी वाला तरीका बताती हूँ मैं देखने का। आपके पास त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष बताओ कौन कौन से हैं? मुझे शीर्ष बताओ। शीर्ष वाले तरीके से देखते हैं, वो ज्यादा आसान है, फिर भुजाओं के बारे में मैं उसके बाद में बताऊंगी आपको। पहले शीर्ष बता दो, सभी को पता है कि ए बी सी है। ठीक है, आपको पता है ए बी सी, सबसे पहले शीर्ष ए ले लो, शीर्ष ए ले लो। अब मुझे आपको ये चीज सभी को पता है कि शीर्ष क्या होता है? जो दो भुजाओं से मिलकर बनता है उसे शीर्ष कहते हैं, सभी को पता है ना। जहां पर दो भुजाएं मैम आपस आपकी में आवाज नहीं आ रही। जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं उसे शीर्ष कहते हैं, ये सभी को पता है। तो बताओ शीर्ष ए कौन सी दो भुजाओं से मिलकर बन रहा है? उनकी लंबाई बता दो जो दी गई, या उनका नाम बता दो। यस, शीर्ष मीन वर्टेक्स, वर्टिसेस। ए जो शीर्ष है वो किन दो भुजाओं से मिलकर बन रहा है, उनकी लंबाई क्या है या उनका नाम, जो भी आपको ठीक लगे वो बता दो। बीसी तो इसके सामने वाली भुजा है, बीसी क्यों बता रहे हो आप? अगर आप देखोगे शीर्ष ए बी और ए सी मतलब 4 और 3 सेंटीमीटर वाली भुजा से मिलकर बन रहा है, 4 और 3 सेंटीमीटर वाली भुजा से मिलकर बन रहा है, सबने देखा ये। बीसी नहीं पूछ रही हूं मैं, बीसी तो सामने वाली भुजा है। शीर्ष ए किन दो भुजाओं से मिलकर बना है, मैंने ये पूछा। क्वेश्चन मेरा सही से सुनो, 4 और 3 सेंटीमीटर वाली, सभी बच्चे बाकी चीजें मत लिखो, पहले जो मैं पूछ रही हूँ वो बताओ। शीर्ष ए किन दो भुजाओं से मिलकर बन रहा है? 4 और 3 सेंटीमीटर वाली भुजा, ये सबको पता चला। 4 और 3 सेंटीमीटर वाली भुजा ए बी और ए सी, हाँ 4 और 3 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ पर देखो और बताओ कौन सा शीर्ष है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर है? यहाँ पर ढूंढो, इस वाले त्रिभुज में कौन सा शीर्ष है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी 3 सेंटीमीटर है? बिल्कुल ठीक जवाब, पी बोल रहे हो आप सभी, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे ए है, तो यहाँ पर
सर्वांगसम है त्रिभुज, सबसे पहले नंबर पर पी आ जाएगा। ध्यान से देखना है नाम कैसे करना है। चलो जी, ए तो हो गया, ए का साथी हमने ढूंढ लिया, बी का साथी ढूंढते हैं, दूसरा शीर्ष लेते हैं, ये बाकी चीजें मैं मिटा देती हूँ। चलो, ए का मैं सेम सेम कलर से भी करती चलती हूँ, ठीक है। ए का साथी हमने ढूंढ लिया पी, दूसरा शीर्ष लेते हैं बी। अब बी की देखो, बी कौन कौन सी दो भुजाओं से मिलकर बन रहा है, उनकी लंबाई देखो। अरे पहले समझ तो लो तभी तो क्वेश्चन करेंगे। तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे देखकर कि जो बी है शीर्ष, बी जो वर्टेक्स है वो किन दो साइड से मिलकर बना है, उसकी लंबाई क्या क्या है, 4 और 2 सेंटीमीटर, है ना। अब जल्दी से इस वाले त्रिभुज में ढूंढो कौन सा शीर्ष है, कौन सा वर्टेक्स है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी 2 सेंटीमीटर है। सभी ढूंढ पा रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। क्यू, तो बी का साथी क्यू हुआ, तो दूसरे नंबर पर हमने क्यू लिख दिया, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमने क्यू लिख दिया। अब बचा सी और यहां बचा आर, लिख दो। तो हम इस तरह से नाम करते हैं, देख देख कर, है ना। अब देखो, यहां तक सबको समझ आया कि हम नाम कैसे लिखते हैं, एबीसी और पी क्यू आर को। हाँ, सी बचा और उसको साथ हमने आर लिख दिया, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि त्रिभुज एबीसी, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। चलो वेरी गुड। अब देखो होता क्या है, आपको क्योंकि ये पता चल गया कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। तो अब जो इनके संगत शीर्ष होंगे, जिन्हें हम इंग्लिश में कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिसेस कहेंगे, जो आपने अभी अभी खुद ढूंढे हैं, आपने खुद ढूंढे हैं ना अभी, आपको क्योंकि लंबाई दी गई थी और आपने खुद ढूंढे थे। अगर आपको यहाँ पर लंबाई वगैरह नहीं दी गई है, बस आपको इतना दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब आपको क्योंकि पता है कि आप पहले नाम किस तरह से करते हो, संगत शीर्ष ढूंढ ढूंढ के करते हो, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए का संगत शीर्ष क्या होगा, पी होगा। ए का जो साथी वाला शीर्ष होगा वो पी होगा। बी का क्या होगा, क्यू होगा। जो दूसरे दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, जो तीसरे तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, वो एक दूसरे के संगत होंगे, कोरिस्पॉन्डिंग होंगे। समझ आया ये। बस जो चीज हमने पहले करी है उसी का उल्टा है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको बस इतना दे दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से शीर्ष जो है वो संगत होंगे, जैसा इनका नाम है उसी के अकॉर्डिंग होंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज एक्स वाई जेड के, चलो मुझे बताओ सी का संगत शीर्ष कौन सा होगा, सी का कोरिस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा होगा। सभी बच्चे, मैंने क्वेश्चन क्या किया, एबीसी सर्वांगसम एक्स वाई जेड के। इस वाले को देखो, मैंने अब ये पूछा है। अरे आप पहला वाला क्यों देख रहे हो, इसको नहीं देखो, इसको मैं मिटा रही हूँ, इसको मैं मिटा रही हूँ। ये देखो ब्लू कलर से जो लिखा है, ए बी सी सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एक्स वाई जेड के, तो सी का कोरिस्पॉन्डिंग वर्टेक्स तो संगत शीर्ष जेड होगा। आर कैसे होगा, आप पुराने वाले को नहीं देखो, पुराने वाले में आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सी का कोरिस्पॉन्डिंग जो है वो आर होगा, बट नए वाले में जेड होगा, जो मैंने नया लिखा है। समझ आ गया सबको ये, ओके वेरी गुड। देखो शीर्ष भुजा कोण, ये सबको एकदम टिप्स पे होना चाहिए, है ना। भुजाएं आपको पता है, अब भुजा का कैसे देखते हैं वो मैं बताती हूँ। आपको अगर दिया गया है यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, आपको नहीं पता ए बी की लंबाई कितनी है, पी क्यू की लंबाई कितनी है, बी सी की लंबाई कितनी है, आपको किसी भुजा की लंबाई नहीं पता है, आपको कैसे, अरे क्वेश्चन भी कर लेंगे, क्वेश्चन भी कर लेंगे। ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है, सिर्फ आपको इतना दिया गया है। अच्छा क्या बताऊं दोबारा मैं, आप अभी आए हो के क्लास में, क्या नाम है आपका, मैं नाम भूल गई, आपका नाम बताना दोबारा, जिसने अभी बोला है दोबारा बता दो, नाम बताना आप अपना।
और क्या बताऊं मैं दोबारा, ये भी बता दो, फिर मैं दोबारा बता देती हूँ। शिखा, हाँ शिखा, आप अभी आए हो क्लास में? हम्म। तो देखो फिर अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ पहले वो समझ लो, फिर क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना, क्योंकि आप अभी लेट ज्वाइन कर रहे हो। और नेक्स्ट क्लास से कोशिश करना कि आप बिल्कुल टाइम से ज्वाइन करो, है ना। फिर यही लॉस होता है, आपको पहले वाली चीजें समझ में नहीं आती हैं। अब देखो हम क्या पढ़ रहे थे। हाँ, मैंने यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, बस सिर्फ आपको ये कह दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी भुजा किसके बराबर है, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा वो देखेंगे। सबसे पहले क्या आ रहा है, ए बी। सबसे पहले क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ देखकर। यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, पी क्यू आ रहा है। तो बस नाम के हिसाब से चलते जाना है। तो पहली भुजा हो गई आपके पास ए बी, है ना, और ए बी की संगत भुजा हो गई पी क्यू। ए बी की कोरेस्पॉन्डिंग साइड, इनको हम कहेंगे कोरेस्पॉन्डिंग साइड, जो मतलब बराबर है। कोरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती है तो इन्हें हम कोरेस्पॉन्डिंग साइड कहेंगे, संगत भुजाएं कहेंगे, ठीक है। अब दूसरी भुजा देखो, दूसरी भुजा बी सी होगी, है ना, जो शीर्ष बी और सी से मिलकर बन रही है। और यहाँ पे दूसरी भुजा कौन सी होगी, क्यू आर। और तीसरी भुजा कैसे देखोगे आप, नाम में ए सी और यहाँ पर पी आर, ठीक है, ए सी पी आर। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के नाम से कौन है, क्या नाम है आपका? तो इस तरह से क्या करते हैं हम, संगत भुजाओं को देखते हैं। अभी मैं आपसे क्या करती हूँ, एक और पूछ लेती हूँ, नाम चेंज करके पूछूंगी, ठीक है। आपको मैंने मान लो दे दिया कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है वो सर्वांगसम है त्रिभुज एस टी जेड के, ऐसा नाम दे दिया अब मैंने। अब मुझे ये बताओ कि पी क्यू की संगत भुजा कौन सी होगी, पी क्यू की संगत भुजा कौन सी होगी, सभी बच्चे देखेंगे लिखेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। तमन्ना आप अभी आए हो क्लास में? पी क्यू की संगत भुजा एस टी होगी, ठीक है तमन्ना। तो क्लास के बाद रुकना, आप तब पूछना मुझसे क्या समझ में नहीं आया है। अभी जो समझा रही हूँ वो पढ़ लो। पी क्यू की संगत भुजा एस टी होगी। दूसरी भुजा कौन सी लूं, दूसरी भुजा का नाम भी फिर आप बताओ। पी क्यू आर में से, पी क्यू आर में से, पी क्यू आर में से बताओ, तभी हम टी जेड की देखेंगे ना, क्यू आर, ठीक है। दूसरी भुजा यहाँ से हमने ली क्यू आर, और इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, टी जेड होगी। वेरी गुड वेरी गुड। तीसरी भुजा का नाम भी बताओ मुझे, पी आर पी क्यू आर में। ओके वेरी गुड, चलो पहले ही नाम दे दिया यहाँ पर तो आपने, एस जेड। एस जेड की कोरिस्पॉन्डिंग क्या होगी, पी आर होगी। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब आप बता सकते हो। अच्छा अगर मैं आपको कह दूं कि ए बी अगर 5 सेंटीमीटर है तो बताओ पी क्यू कितने सेंटीमीटर होगी। अगर मैंने आपको दे दिया है कि ए बी 5 सेंटीमीटर है और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो पी क्यू कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। सभी को पता चल गया, वेरी गुड। सभी को समझ आ गया संगत भुजा क्या होती है, किस तरह से देखते हैं। चलो, अब अगर संगत भुजाएं हमने पढ़ी है तो कोण भी हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तीनों चीजें हम साथ में ही लेकर चलते हैं ना, कोण भुजा शीर्ष, है ना। तो जैसे शीर्ष था, देखो ए का जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होगा, कोरिस्पॉन्डिंग शीर्ष होगा, वो पी होगा। बी का क्या होगा, क्यू होगा। सी का क्या होगा, आर होगा। एंगल ए और पी ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों संगत हैं। एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों संगत होंगे। एंगल सी और एंगल आर ये दोनों संगत होंगे, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है जो सर्वांगसम है, एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है जो सर्वांगसम है डी ई एफ के, और अगर मैं आपको दूं कि एंगल जेड 60 डिग्री है तो एंगल एफ कितने डिग्री होगा, सॉरी सर्वांगसम है, इक्वल नहीं,
गलत निशान लगाया मैंने यहाँ। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, एंगल एफ बी। अब आपको पता चल गया ना संगत कोण कैसे देखते हैं, बिल्कुल जैसे संगत शीर्ष देखते हैं वैसे ही संगत कोण भी आ जाएगा, है ना। दोबारा अच्छा दोबारा से बता देती हूँ, रुको। देखो दोबारा से समझ लेते हैं। आपको ये दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इसका मतलब ये होगा, ये जो एंगल ए है और इसका संगत कोण जो है वो एंगल पी होगा। बस आपने नाम के अकॉर्डिंग चलना है, जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे करो। अगर आपका मन करता है कि यहाँ पे आप ऊपर 1 2 3 नंबर देना चाहते हो तो 1 2 3 नंबर दे दो। पहले पर एंगल ये आ रहा है, पहले पर एंगल पी आ रहा है, तो ये दोनों संगत होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। जैसा भी आपको ठीक लगे। अगर आपको नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग करके देख लो, अगर आपको ऐसे निशान लगाकर देखना है निशान लगाकर देख लो। अब दूसरे नंबर पे कौन सा कोण आ रहा है, कोण बी। इसका संगत कोण बताओ क्या होगा, एंगल बताओ इसका क्या होगा। तमन्ना, शिखा, आप भी कोशिश करो दोनों। क्यू होगा, वेरी गुड, क्यू होगा, है ना। और इसी तरह लास्ट में एंगल सी बच रहा है, तो इसका संगत कोण कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, आर होगा। समझ आया। ठीक है, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एक बारी और ट्रायंगल लेकर भी रिवाइज करते हैं। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं अपनी स्क्रीन ना दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ। हाँ हाँ, क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, पहले समझ तो लो सही से इसको। चलो क्वेश्चन क्वेश्चन ही करना है ना आप लोगों को, ठीक है। मैं यहाँ पर ध्यान से देखना, अच्छा अब फिर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन करना है तो ध्यान से समझना भी पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है वो सर्वांगसम है त्रिभुज एक्स वाई जेड के। ऑप्शन ए है आपका यस, ऑप्शन बी है आपका नो। अब पोल में जाकर ही आंसर करना, पोल में जाकर आंसर करना। चैट बॉक्स में भी बंद कर रही हूँ, ठीक है, अभी रुकना। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, वहां पर भी मैं चलो यस और नो लिख देती हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका यस और ऑप्शन बी है आपका नो। हाँ या नहीं। मैम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन रुको, मैं फिर से बता देती हूँ। ये लिख दिया ना मैंने यहाँ पे क्वेश्चन। मैंने आपको 2 त्रिभुज बनाकर दे दिए, त्रिभुज पी क्यू आर। आप लोगों को क्वेश्चन करना था बहुत देर से। त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज एक्स वाई जेड है, 2 त्रिभुज बना दिए, इनकी तीनों साइड्स लिखनी। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये जो त्रिभुज है पी क्यू आर, इसको मैं बॉक्स में डाल रही हूँ। ये दिया है मैंने आपको ये लिख के दे दिया कि त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज एक्स वाई जेड के सर्वांगसम है, हाँ या नहीं। हो गया मैम। हो गया I have done my मैम, हो गया। बेटा आप सभी बच्चे को ना अनम्यूट करके बेटा नहीं बोलना है ना, आपको खुद को अनम्यूट करके नहीं बोलना है हो गया या नहीं हुआ। मैम जैसा निर्देश देती हैं आप उसको फॉलो कीजिए। सभी बच्चों को करने दो, उसके बाद हम चैट बॉक्स खोलेंगे, सभी को करने दो।
चलो क्लास में सब बच्चे, इतने सारे बच्चे हैं, सभी कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकंड का टाइम है। लास्ट के 5 सेकेंड्स। नोटबुक और पेन सभी लेकर बैठेंगे। और क्योंकि ऐसे अभी आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि आप देखते ही बता दो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है, मतलब जिस तरीके से इनकी नेमिंग है वो ठीक है कि नहीं है। हाँ जी, चलो चैट बॉक्स में खोल रही हूँ। जिन्होंने हाँ लिखा है वो बताओ कि हाँ क्यों है, जिन्होंने नहीं क्लिक किया था वो बताओ नहीं क्यों, क्यों नहीं है। चलो सब पहले अपने अपने रीजन बताओ, फिर देखते हैं। अच्छा, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। जो नहीं लिख रहे हैं वो भी अपना रीजन बताएंगे, जो हाँ लिख रहे हैं वो भी अपना रीजन बताएंगे। ओके, तो चलो ठीक है, देख ही लेते हैं। सबसे पहला क्या है यहाँ पर, पी है। सबसे पहला शीर्ष क्या है, पी है। अब जल्दी से देखो, इसकी एक भुजा 5 है, दूसरी 2 है। यहाँ पर ऐसा कौन सा शीर्ष है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी 2 सेंटीमीटर है। देखो वो तो ठीक है, ये दोनों सर्वांगसम है, बट क्या इनकी नेमिंग ठीक है वो देखना था। सर्वांगसम तो आपको दिख ही रहे होंगे, नेमिंग ठीक है, मेन तो क्वेश्चन की नेमिंग का था। ये एक्स है, बिल्कुल ठीक। तो पी का साथ ही एक्स है, पहला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है। चलो दूसरा शीर्ष लेते हैं, क्यू। क्योंकि एक भुजा 5 है, दूसरी 3 है। यहाँ पर ढूंढो 5 और 3 वाला कौन सा है। 5 और 3, जिसकी एक ऐसा शीर्ष कौन सा है जिसकी एक भुजा 5 है, दूसरी 3 है। वाई है, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्यू का साथी वाई, बचा आर, आर का साथी जेड, तो सर्वांगसम है। अच्छा चलो, अगर मैं ऐसे कर देती हूँ, अब बताना, अब अपना ऑप्शन बताना। मैंने नाम बदल दिया इसका, ये। अब बताओ, अब बताओ। सभी बच्चों को नो लगता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब आपको नेमिंग का पता चल रहा है। शाबाश। सभी बच्चे इसका आंसर लिखेंगे। सभी बच्चे लिख रहे हैं। अच्छा, रिजल्ट रिजल्ट वैसे 4-5 बच्चों ने नो किया था, बाकी सबने यस किया था। त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है किस त्रिभुज के। त्रिभुज ट्राइंगल पी क्यू आर कौन से वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, इस वाले को देखना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये आपको पता है क्योंकि दोनों की साइड बिल्कुल इक्वल है। मुझे वो नहीं जानना, मुझे जानना है कि इस त्रिभुज की आप नाम कैसे करोगे, नेमिंग कैसे करोगे। आराम से सोचो और फिर लिखो चैट बॉक्स में। सभी बच्चे लिखेंगे, नोटबुक पर ट्राई करना। सभी को लगता है। अच्छा, कुछ एम टी जेड बोल रहे हैं, कुछ जेड एम टी, जेड एम। सभी को जेड एम टी लगता है। देख लो, यहाँ पर पी शीर्ष है, पी की एक भुजा एक साइड 5 सेंटीमीटर है, दूसरी 2 है। यहाँ पर 5 और 2 वाला शीर्ष कौन सा है, जेड है, तो सबसे पहले जेड आ जाएगा। फिर क्यू को देखो, क्यू की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर एम आ जाएगा। तो जेड एम टी, सभी चैट बॉक्स में बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये बता दो, अब मैं यहाँ से ये साइड मिटा देती हूँ। अब मान लो ये आपको नहीं दी हुई है, आपको बस इतना दिया गया है कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों। अच्छा दोबारा से बताऊं, ठीक है, देखो कैसे देखते हैं वो समझना है। मैं एक बारी दोबारा से बता रही हूँ, जिनको नेमिंग का समझ नहीं आया है।
सबसे पहला शीर्ष, या तो आप यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डाल लो, अगर आपको जैसा भी ठीक लगे। आपको पता है त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। सबसे पहला वाला लो P। मुझे ये बताओ क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि नाम है आपका, क्या नाम है? P जो वर्टेक्स है, P जो शीर्ष है, उसकी दोनों भुजाएं कौन कौन सी है? कितने कितने सेंटीमीटर की है? कितने कितने सेंटीमीटर वाली भुजाओं से मिलकर P बना है, ये बताओ देखकर। हाँ हाँ, होमवर्क भी करते हैं। अंजलि, हाँ अंजलि आप बताओ। 5 और 2। अब आपको यहाँ पर ढूंढना है ऐसा कौन सा शीर्ष है जिसकी एक साइड वाली भुजा 2 सेंटीमीटर है, एक साइड वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो आपने यहाँ पर देखा कि Z है ना? तो सबसे पहले आप लिख दोगे Z। अब उसके बाद नेक्स्ट पे चलो Q। Q की एक तरफ 5 सेंटीमीटर की भुजा है, एक तरफ 3 सेंटीमीटर वाली भुजा है, तो ये है M, जिसके एक तरफ 3 सेंटीमीटर है, एक तरफ 5 सेंटीमीटर है। अब तो फिर एंड में बचा R और इधर एंड में बचा T। तो इस तरह से हम नाम करते हैं। हाँ जी, होमवर्क भी बताते हैं बस। ठीक है, भिजवा देंगे क्लास का लिंक। ठीक है, अब चलो इतने मुझे आप ये बता दो कि QR भुजा के बराबर वाली भुजा कौन सी होगी? अभी आपको अगर ये नहीं दिया हुआ है, अगर ये नहीं दी हुई है आपको भुजाएं, आपको बस इसके बेस पे पूछा जाए, ये भी नहीं दिया हुआ कुछ, ये भी नहीं दिया हुआ है। MT। QR लास्ट की 2 भुजाएं यहाँ पर से देख लो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबको समझ आया नाम हम कैसे देखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं? नाम लिखने की प्रैक्टिस सबको होनी चाहिए। गलती नाम लिखने में नहीं करनी है बिल्कुल भी। हाँ, और जो बच्चे लेट ज्वाइन किए थे या जिन्हें कुछ पूछना है ना, वो अभी क्लास के बाद रुक कर पूछ लेना। पहले होमवर्क नोट करने दो सभी को, सभी बच्चे होमवर्क नोट कर ले। रुकना जरा। एक मिनट, मैं बताती हूँ अभी कौन सी एक्सरसाइज आपको नोट करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। परवीन आप अनाउंस कर देना होमवर्क नोट डाउन हो जाए। जी श्योर। ये लो 13.1 को नोट कर लेना होमवर्क के लिए। अच्छा रुको, इसको नहीं, 13.1 को नहीं, इसका आपने दूसरा वाला कर लिया था। 12.2 करी थी सबने होमवर्क में, ये बताओ। यस मैम। 12.2 सबने कर ली थी होमवर्क में? यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो 10.2 इसको कर लेना सब। रुको, मैं थोड़ी सी स्क्रीन को छोटा कर देती हूँ ताकि एक बारी में आपको नजर आ जाए। ये लो स्क्रीनशॉट ले मैम लो ये इसका। कर रखा है। आपने खुद से ही तो किया होगा ये। हाँ, जिनके पास बुक है तो मैं पेज नंबर भी बता देती हूँ। पेज नंबर 47। बेटा चैट बॉक्स में लिखो, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हाँ, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, वो बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आप नोटबुक में करते हो। लो मैम, बुक भी है। जिनके पास बुक है वो बुक में नोट करो। अच्छा, अभी क्लास को लीव मत करना कोई और। हाँ, पेज नंबर 47 है। फिर कुछ अनाउंसमेंट करनी है आपने क्लास में? जी जी। अच्छा, तो सभी बच्चों ने रिकॉर्डिंग कंटिन्यू होमवर्क रखो। नोट कर लिया? हाँ हाँ, कंटिन्यू रहने दीजिए। ठीक है। तो सभी बच्चों ने होमवर्क नोट कर लिया है, मैं आशा करता हूँ। और आप सभी बच्चे बिल्कुल अनुशासनात्मक रूप से, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में क्लास को करें। और जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे पहले ऑन टाइम आप क्लास को ज्वाइन करें। आपकी कक्षा 5:30 बजे प्रारंभ हो जाती है, तो आप बच्चे कोशिश करें कि 5:25 से लेके 5:27 तक क्लास को ज्वाइन कर लें।
चूंकि जब आप क्लास को शुरू से ज्वाइन करेंगे तभी आपको पूरी कक्षा की बातें समझ में आएगी और आपके समय का तभी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा और आप सभी बच्चे आगे से ध्यान रखेंगे कि आपकी कक्षा 5:30 पे शुरू होती है, तो मतलब 5:30 तक आपको कक्षा में आ जाना है। कोई भी बच्चा अननेसेसरी अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा। बीच-बीच में आप में से कुछ एक बच्चे थे, 1-2 बच्चे जो कैमरा को ऑन कर ले रहे थे। जब तक आपको निधा मैम के द्वारा कोई निर्देश प्राप्त नहीं होता है, जब तक निधा मैम आपको नहीं कहती हैं कि आपको कैमरा ऑन करके अपना होमवर्क दिखाना है या कैमरा ऑन करके आपको जो भी सॉल्यूशन आपने किया वो दिखाना है, तब तक आप अपना कैमरा ऑन नहीं करेंगे। कोई भी बच्चा खुद को अननेसेसरी अनम्यूट नहीं करेगा। बिल्कुल म्यूट में रखना है कक्षा में और मैम जब पूछती हैं कि अच्छा आप मुझे बताओ, तो आप चैटिंग में रिस्पॉन्स करें। तब तक आप चैटिंग में रिस्पॉन्स करें जब तक कि मैम ये ना आपको कह दे कि बेटा आप मुझे अनम्यूट करके बताओ कि आपने ये सॉल्यूशन कैसे किया है। तो आप बिल्कुल ध्यान से कक्षा को बिल्कुल अटेंटिव वे में कक्षा को ज्वाइन करेंगे और बिल्कुल ध्यानपूर्वक पूरी 1 घंटे की कक्षा को आप करेंगे, तभी आपका समय सार्थक हो पाएगा। बिल्कुल कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे के चैट पे रिप्लाई नहीं करेगा और जो आप बच्चों को आवाज को लेकर के बार-बार इश्यू हो रहा था, उसके 2 महत्वपूर्ण कारण होते हैं बच्चों। एक तो आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हो सकता है कि आप डेटा को पहले ही यूज कर चुके हो। तो आप ये भी ध्यान देंगे कि जिस दिन आपकी कक्षा है, उस दिन आप अननेसेसरी इंटरनेट का उपयोग नहीं करेंगे अपने मोबाइल फोन में, ताकि आपके मोबाइल फोन में डेटा संरक्षित रह सके और आपका डेटा अननेसेसरी इधर-उधर वाली चीजों में खर्च ना हो सके और जब आप कक्षा ज्वाइन करें तो आपको इस तरह की समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपके पास पूर्ण रूपेण डेटा उपलब्ध होगा। क्योंकि आप बच्चे क्या करते हो, कक्षा ज्वाइन करने से पहले अपने मोबाइल फोन में कोई व्हाट्सएप से, कोई यूट्यूब से कुछ-कुछ चीजों को देखते हो, जिस वजह से आपका डेटा व्यर्थ में बर्बाद हो जाता है। तो आप अपनी कक्षा के लिए अपने मोबाइल फोन के डेटा को संरक्षित रखेंगे, सेव रखेंगे, बचा के रखेंगे, जिससे कक्षा में आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरा, अगर किसी बच्चे के पास डेटा है, फिर भी अगर उसको उस तरह की समस्या होती है कि बीच-बीच में मैम की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तो वो बच्चे अपने फ़ोन का नेटवर्क एक बार ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नेटवर्क आपके फ़ोन में अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, जिस वजह से आपको आवाज़ कम-ज़्यादा सुनाई देती है। तो आप ये भी इंश्योर कर लेंगे कि आपके घर में किस जगह पे आपके फ़ोन का नेटवर्क बिल्कुल स्टेबल रहता है, मतलब बिल्कुल आपके घर में नेटवर्क रहता है। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से आप छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप बहुत अच्छे से अपनी कक्षा को एन्जॉय करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं और सीख सकते हैं। ये कक्षा आप बच्चों के लिए है और आप बच्चे जितना अनुशासन में रह के इस कक्षा में सीखेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे बिल्कुल अनुशासनात्मक रूप से, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में आप अपनी कक्षा को एन्जॉय करेंगे। धन्यवाद बच्चों। आप लोग कक्षा से अब जा सकते हैं। जिन बच्चों को कुछ पूछना है वो रुक जाएंगे और बाकी बच्चे अब कक्षा